मन की बात। ओरल हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी। स्वस्थ दांत नहीं हुए, आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या मसूड़ों की बीमारी दिल की बीमारी को भी न्योता दे सकती है? ब्लड से रिलेटेड है और ब्लड से आप कोई भी ऑर्गन इससे इफेक्ट हो सकता है। हमारे मुंह का रास्ता हमारे शरीर का गेटवे होता है। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसका रास्ता आपके मुंह से होकर गुजरता है। लेकिन क्या हम इस ओरल हेल्थ के बारे में सजग हैं? क्या ये ओरल हेल्थ हमारे शरीर की बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकती है? और क्या आप अपनी ओरल हेल्थ का लगातार ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं? वेलकम टू टोटल हेल्थ पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ की, क्योंकि ओरल हेल्थ को हम लगातार नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि जो ब्रशिंग टेक्निक्स हम अपना रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। जो माउथ वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आपको एक्चुअली में वो इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। और ये माउथ टेपिंग ट्रेंड क्या है, इसको बताने के लिए आज टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा यादव, सीनियर प्रोफेसर कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंडोडोंटिक्स हैं हमारे साथ, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सीमा आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि मुंह के रास्ते ही हमारे शरीर का स्वस्थ होना ये ज़रूरी होता है। ऐसे में ज़रूरी है स्टेजेस ऑफ ओरल हेल्थ को भी जानना, क्योंकि ओरल हेल्थ लगातार एक रहे ये तो ज़रूरी नहीं है। तो बचपन से लेकर जब बच्चा पैदा होता है से लेकर हमारी आखिरी सांस तक ओरल हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है? ओरल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको उन्हीं दांतों से खाना है, उन्हीं दांतों से हंसना है और उन्हीं दांतों से बोलना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल हेल्थ। लेकिन मैम जब बच्चा पैदा होता है तो मालूम नहीं होता, क्योंकि दांत नहीं होते, मसूड़े होते हैं। तो क्या ब्रश करना उस टाइम पर सही है या गलत? मसूड़ों को मसाज की जाती है। जब दांत नहीं होते तो मसूड़ों पे मदर उनको साफ़ करती है और वो साफ़ करना ज़रूरी है बिकॉज़ एक हैबिट फॉर्म होती है। और जैसे ही वो दांत आते हैं तो दांत को भी स्पंज से, गॉज़ से साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस दांत को साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें कैविटी हो सकती है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बचपन में पेरेंट्स कुछ बच्चों की ओरल हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। वही मसाज नहीं करते हैं, उसके बाद बॉटल लंबे समय तक लगी रहती है बच्चे को। ये कितना बड़ा डेंजरस साइन हो सकता है दांतों की ग्रोथ, दांतों की डेवलपमेंट के लिए? देखिए, अगर आप दांतों की सफाई नहीं करेंगे, स्पेशली बच्चा जब दांत आता है तो वो उसमें कीड़ा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो साफ़ नहीं हुई है। कीड़ा कैसे लगता है? ओरल कैविटी में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और अगर आप खाना दे रहे हैं और उसमें ज़्यादा शुगरी फूड है, जैसे दूध में शुगर है और शुगर ज़्यादा देर तक उस दाँत के उस पे होगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उस शुगर पे एक्शन लेते हैं और शुगर से वो एसिड फ़ॉर्म करते हैं और एसिड से वो डीमिनरलाइज़ेशन कर होता है एंड इट फ़ॉर्म्स अ कैविटी। सो अगर आप नहीं करेंगे तो वो दाँत खराब हो जाएगा। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तब इंतज़ार होता है कि दूध के दाँत निकलेंगे और उसके लिए हम कई मेडिसिन्स देते हैं दाँतों के विकास के लिए या फिर वो मिल्क टूथ आने के लिए। कितनी रिकमेंडेड हैं वो मेडिसिन्स? मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये नॉर्मल एज पर आ जाता है। अगर नॉर्मल एज पे नहीं आता तो बच्चे को डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि या तो वो मसूड़ों के अंदर फिक्स है तो उस समय पे वो एक इंसिशन देते हैं सो दैट उसका इरप्शन ठीक से हो जाए। अगर दाँत, कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि डेवलप ही नहीं होती बिकॉज़ वो टूथ बड ही नहीं होता अंदर। सो ऐसी सिचुएशन में हमें डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अगर नॉर्मल एज पर वो दाँत नहीं आया तो वो डेंटिस्ट एक्स-रे, रेडियोग्राफ लेकर वो देखता है कि अंदर दाँत है
अगर दांत है तो मसूड़ों पर एक इंसिशन होता है और इंसिशन से वो टूथ इरप्शन ईजिली हो जाता है। हुँ। इसके साथ-साथ जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये मालूम नहीं होता कि जो एडल्ट टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, क्या वही बच्चे को दे दी जाए? बच्चों की टूथपेस्ट में फ्लोराइड कम कंटेंट कम होता है, क्योंकि बच्चों में हैबिट होती है स्वॉलो करने की, और फ्लोराइड अगर ज़्यादा हो उस टूथपेस्ट में, तो देयर आर चांसेस कि वो स्वॉलो कर लें। सो इस बात का ज़रूर ध्यान देना पड़ता है। हाँ, अगर कैविटीज़ है तो डेंटिस्ट उनको ऐसे टूथपेस्ट देते हैं जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, और उसमें पेरेंट्स का रोल होता है कि वो इंजेस्ट ना करें। फ्लोराइड वार्निश भी दी जाती है, लेकिन उन टूथपेस्ट में ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट नहीं होता। बट एडल्ट में फ्लोराइड कंटेंट 1 पीपीएम में होता है पेस्ट में। और टूथपेस्ट नॉर्मली उसमें एब्रेसिव होते हैं और क्लीनिंग एजेंट होते हैं और एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। सो टूथपेस्ट कोई भी यूज़ कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि ब्रश इम्पॉर्टेंट है, ब्रशिंग टेक्नीक इम्पॉर्टेंट है। हुँ। तो आप ब्रशिंग टेक्निक की बात कर रही हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तब इंतज़ार होता है कि दूध के दाँत निकलेंगे और उसके लिए हम कई मेडिसिन्स देते हैं दाँतों के विकास के लिए या फिर वो मिल्क टूथ आने के लिए। कितनी रिकमेंडेड हैं वो मेडिसिन्स? मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये नॉर्मल एज पर आ जाता है। अगर नॉर्मल एज पे नहीं आता तो बच्चे को डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि या तो वो मसूड़ों के अंदर फिक्स है, तो उस समय पे वो एक इंसिशन देते हैं सो दैट उसका इरप्शन ठीक से हो जाए। अगर दाँत, कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि डेवलप ही नहीं होती, बिकॉज़ वो टूथ बड ही नहीं होता अंदर। सो ऐसी सिचुएशन में हमें डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अगर नॉर्मल एज पर वो दाँत नहीं आया, तो वो डेंटिस्ट एक्स-रे, रेडियोग्राफ लेकर वो देखता है कि अंदर दाँत है। अगर दाँत है तो मसूड़ों पर एक इंसिशन होता है और इंसिशन से वो टूथ इरप्शन ईज़िली हो जाता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी मिल्क टूथ कैविटी के बारे में भी क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि दूध का दाँत तो गिरना ही है, तो अगर कीड़ा लग रहा है तो वो निकल ही जाएगा। लेकिन क्या ये दूसरे दाँतों को भी प्रभावित करता है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है? मिल्क टीथ में कैरीज बहुत तेज़ी से बढ़ती है, एक दांत से दूसरे, इसको रैम्पेंट कैरीज कहते हैं। और रैम्पेंट कैरीज अगर दांत उसमें फिर बच्चे को तकलीफ होती है। और दूध के दांत और परमानेंट टीथ में डिफरेंस होता है। दूध का दांत छोटा होता है और उसमें लीजन बहुत तेज़ी से पल्प पर पहुंचता है, और इसको फिर बचाना मुश्किल होता है। और अगर दाँत निकल गया, ये एक स्पेस मेंटेनर होता है परमानेंट टूथ के लिए। हुँ। अगर ये दाँत नहीं बचाया तो वो परमानेंट टीथ जो है वो आगे-पीछे आएँगे। हुँ। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बड़ों की डेंटल हेल्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कौन-कौन से वो वार्निंग साइन्स हैं जो डेंटल हेल्थ के लिए हमें ध्यान में रखने ज़रूरी हैं? देखिए, अगर स्वस्थ दाँत नहीं हुए, आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कैविटी होगी ही होगी। हुँ। कैविटी होने से आपका अंदर पल्प इन्वॉल्व होगा, पल्प इन्वॉल्व होने से दाँत को कवर करती है हड्डी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो हड्डी भी रिज़ॉल्व होना शुरू कर देगी, और उस हड्डी के थ्रू एक साइनस फॉर्म होगा और पस डिस्चार्ज होगा गम्स के थ्रू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दाँत का जैसे ही वो डिके का साइन नज़र आए, आप फटाफट डेंटिस्ट के पास जाइए और उसको रिस्टोर कीजिए जितना जल्दी हो सके। हुँ। व्हाट आर द साइलेंट डेंजर्स ऑफ गम डिज़ीज़? क्या मसूड़ों की बीमारी दिल की बीमारी को भी न्योता दे सकती है? गम डिजीज़ेज़ ब्लड रिलेटेड होती है। गम डिजीज़ेज़ अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो उस पे पहले तो जब आप ब्रश करते हैं तो एक स्मॉल जेलेटिन फ़िल्म फ़ॉर्म होती है, ब्रश करने के तुरंत बाद। और उस परत पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अडहेर होते हैं, और जब आप खाना खाते हैं तो खाना भी उस फ़िल्म में डिपॉज़िट होता है। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो वो फ़िल्म धीरे-धीरे उसमें कैल्शियम सॉल्ट डिपॉज़िट होंगे एंड इट फ़ॉर्म्स अ टार्टर। हुँ। और ये टार्टर जो है वो इन्फ्लेम करता है गम्स को। अगर आपने ओरल हाइजीन फिर भी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो ये टार्टर फिर आपको गम डिज़ीज़ की साइड ले जा रहा है।
गम डिजीज़ से पेरिडोंटल डिजीज़ होगा और पेरिडोंटल डिजीज़ से दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर पेरिडोंटल डिजीज़ है सो ये ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड से आप कोई भी ऑर्गन इससे अफेक्ट हो सकता है। कौन-कौन से ऑर्गन्स आपकी मसूड़ों की बीमारी से अफ़ेक्ट हो सकते इट हैं? कैन अफेक्ट हार्ट, इट कैन अफेक्ट किडनीज ऑल्सो। तो ब्लड रिलेटेड अगर पेरिडोंटल जनरलाइज पेरिडोंटाइटिस है आपके पास, गम्स डिजीजेस हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम से कहीं पे भी जा सकता है। क्या कोई ऐसी रिसर्च है जो ये शो करती है कि गम डिज़ीज़ेज़ की वजह से अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के खतरे बढ़ रहे हैं? अल्जाइमर डिजीज़ का कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन जो गम डिजीज़ेस, बिकॉज़ कार्डियक सर्जन भी बिफोर देयर हार्ट ट्रीटमेंट सर्जरीज़, they refer to dentist for follow-up so that there should not be infection in the oral cavity. आखिरकार हम जब बोलते हैं दाँत सड़ गया, ये टूथ डिके का मतलब क्या होता है? टूथ डिके, जैसे मैंने कहा कि अगर ओरल हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जो आप खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। खाने पर, बिकॉज़ आपकी ओरल कैविटी में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस खाने पर एक्ट करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करके वो एसिड फ़ॉर्म करते हैं। एसिड, ये जो एसिड फ़ॉर्म होता है वो कंटिन्यूअसली इस ओरल कैविटी में पीएच मेंटेन होता है। यूजुअली हमारा नॉर्मल पीएच होता है, एंड इट इज़ मोस्टली टूवर्ड्स द अल्कलाइन पीएच। बट जब एसिड अटैक ज़्यादा होता है, जब कार्बोहाइड्रेट आप रिंस नहीं कर रहे, ब्रश नहीं कर रहे, तो ओरल कैविटी में ये एसिडिक पीएच बनता है, और ये एसिडिक पीएच आपको कैविटी फॉर्म करता है। इनिशियली ये आते हैं वाइट पैचेस में, बिकॉज वो डीमिनरलाइज होता है, वो वाइट पैचेस नज़र आएंगे, और धीरे धीरे अगर तब भी आपने उस पर नज़रअंदाज कर दिया, तो आप खाना खाते हैं, मास्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं, और उस बिकॉज वो डीमिनरलाइज एरिया होता है, तो वो कैविटी फॉर्म करता है, और वंस कैविटी फॉर्म हो गई, उसमें खाना फंसेगा और वो साइकिल शुरू हो जाएगी। हुँ। एक और है जो लोग जानना चाहते हैं वो है कि दाँतों से या फिर मुँह से अ, गंदी बदबू आना, बैड ओडर फ्रॉम माउथ, ये क्या है? क्या ये सिर्फ़ मसूड़ों की वजह से आती है या हम सही से अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये उसकी ओर भी इशारा करता है? हेलिटोसिस इसको हमारे डेंटल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। इसका मेन रीज़न तो गम का है। जब आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो टार्टर, मैंने जब बताया कि टार्टर फॉर्म होगा गम्स में, सब जगह टार्टर होंगे, और वो टार्टर से स्मेल आती है। हुँ। सो स्केलिंग, अगर ब्रश ढंग से कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ये टार्टर डिपॉजिट नहीं होगा। अगर टार्टर डिपॉजिट भी हो गया है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, स्केलिंग करवाइए, पॉलिशिंग कराइए, एंड वो फिर हेलिटोसिस कम हो जाएगी। रहा नंबर वन डेंटल रीज़न। दूसरा रीज़न है कि आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सो उससे भी हेलिटोसिस आ सकती है। सो ज़रूरी नहीं, अगर आपका माउथ स्वस्थ है, आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या नेज़ल इन्फेक्शंस हैं, उस वजह से भी आपको मुँह में बदबू आ सकती है। डॉक्टर साहब आपने ब्रशिंग टेक्निक के तो बारे में बताया लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि हम कोशिश तो करते हैं कि सुबह तो ज़रूर ब्रश कर जाएं लेकिन रात को हमें आलस आ जाता है तो क्या मॉर्निंग से ज़्यादा रात में ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है? रात में इसलिए ब्रश करना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग इतने थक जाते हैं, तो वो ब्रश नहीं करते, वो सीधे बेड पर चले जाते हैं। लेकिन रात में बहुत इम्पॉर्टेंट है दिन से। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका सलाइवा कम हो जाता है। सलाइवा एक क्लिनजिंग मैकेनिज्म देता है। जब आप सोते हैं तो सलाइवा का कंटेंट कम हो जाता है, और उस टाइम बैक्टीरिया को ज़्यादा समय मिलता है अटैक करने का दांतों पर। सो कैविटीज़ ज़्यादा फॉर्म होंगी अगर आप रात के समय ब्रश नहीं करेंगे। फूड डेब्रीज, अगर ब्रश नहीं किया, आपके दांतों में फूड डेब्रीज होगा, और इन फूड डेब्रीज पर बैक्टीरिया अटैक करेंगे। सो सोने से पहले एक बार ब्रश करना ज़रूरी है। सुबह उठना, अगर आपने रात में ब्रश की है तो फूड डेब्रीज नहीं है, ओरल कैविटी साफ़ है, तो दिन में सिर्फ हल्के हाथ से कर लें वो बहुत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है रात में सोने से पहले ब्रश करना। ये तो ये है कि जो लोग रात में ब्रश नज़रअंदाज करते हैं
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर मील के बाद ब्रश करना चाह रहे हैं। क्या वो ठीक है हर मील के बाद ब्रश करना? नहीं, ये बहुत गलत वो है। हाँ, हाँ, आप रिंस कीजिए खाना खाने के बाद, खाना अगर फँस रहा है उसको निकाल दीजिए। लेकिन आप हर टाइम ब्रश करेंगे तो आपके दाँत घिस जाएँगे हुँ। और घिस जाने के बाद आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी। सो हर टाइम ब्रश नहीं करनी है, सिर्फ़ 2 टाइम, 2 मिनट हर बार। आपने ब्रशिंग की बात तो करी, ब्रशिंग टेक्निक्स, ब्रश कितने ज़रूरी है, लेकिन हम कभी-कभी जीभ की सफाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्या जीभ की सफाई के लिए ब्रश अपने आप में सिर्फ़ सही रहेगा या फिर इसके लिए टंग स्क्रबर की ज़रूरत होनी चाहिए? टंग क्लीनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में और ब्रश से भी आप कर सकते हैं। अगर ब्रश टंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टंग को क्लीन नहीं करेंगे तो डेब्रीज़ आपके ऊपर वो एक लेयर फ़ॉर्म करेगी और वो भी आपकी हैलिटोसिस और बदबू का एक कारण है। हुँ। सो रोज़ इसको साफ़ करना ज़रूरी है। ठीक, इसके साथ आपने सेंसिटिविटी की भी बात की डॉक्टर साहब। मालूम नहीं है कि सेंसिटिविटी एक्चुअली में है क्या? यानी कि गर्म लगता है तो दर्द होता है, ठंडा लगता है तो दर्द होता है। तो ये सेंसिटिविटी क्या है पहले तो ये बता दीजिए और मार्केट में आजकल तमाम तरीके की सेंसिटिविटी से जूझने के लिए टूथपेस्ट भी मौजूद हैं। क्या वो अपने आप में ज़रूरी हैं या फिर सिर्फ़ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? सेंसिटिविटी सबसे पहले मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दूँगी कि सेंसिटिविटी क्यों होती है? दाँत की 3 परत हैं। पहली परत एनामल, दूसरी परत डेंटिन और बीच का जो सेंटर है वो पल्प से ऑक्यूपाई होता है। एनामल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, वो बोन से भी हार्ड होता है। हुँ, दूसरा है डेंटिन। डेंटिन में ट्यूब्यूल्स होते हैं और इसमें नर्व्स आती हैं पल्प के थ्रू। हुँ, पल्प में ब्लड वेसल और कनेक्टिव टिश्यू और नर्व सप्लाई होता है। जो सेंसिटिविटी होती है, ये सेंसिटिविटी इन नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाती है। सो नर्व जो है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में भी होते हैं। एनामल लेयर, जब आप ब्रश बहुत हार्ड करते हैं तो वो एनामल लेयर एक्सपोज हो जाती है, डेंटिन को एक्सपोज करती है और ये डेंटिन में जो नर्व फाइबर्स हैं और अगर ओपन डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं तो वो सेंसिटिविटी देते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। अगर इस सेंसिटिविटी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो पल्पल इन्फ्लेमेशन करेंगे और वो रूट कैनाल की तरफ ले जाएंगे। तो सेंसिटिविटी, ठंडा मतलब वो अर्ली वार्निंग साइन है कि आप इसको करेक्ट कीजिए। या तो आपकी कैविटीज़ हैं या डेंटिन ट्यूब्यूल्स ओपन है या आप एसिडिक कंटेंट ज़्यादा खा रहे हैं। हुँ। सो ठंडा लगना अर्ली साइंस है आपका पल्पल इन्फ्लेमेशन का। गरम लगना वो एडवांस स्टेज है, जब आपका पल्प जो है एडवांस स्टेज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब बिल्कुल वो रूट कैनाल की तरफ जा रहा होता है तब आपको गरम सिर लगता है। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा कि हर कोई सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, जब तक आपका डेंटिस्ट रिकमेंड ना करे आप वो टूथपेस्ट ना यूज़ करें। टूथपेस्ट, सेंसिटिव टूथपेस्ट तब करते हैं जब बिल्कुल माइन्यूट क्रैक्स हों, एनामल में क्रैक्स हो या कहीं डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप वो टूथपेस्ट डेंटिस्ट रिकमेंड कर सकता है। लेकिन अगर ये सेंसिटिविटी हो रही है तो उसका सबसे पहले मूल कारण ढूंढना होता है। अगर कैविटी है तो कैविटी को रेस्टोर करना होता हुँ। है, ना कि सिर्फ टूथपेस्ट रिकमेंड करना होता है। ठीक, एक तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि हर किसी के लिए क्या एक ही टाइप का ब्रश ठीक रहता है? और आप कह रही हैं कि बहुत सारी सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। आखिरकार कौन-सी टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? रीमिनरलाइजेशन कंटेंट होते हैं उन सेंसिटिव टूथपेस्ट में। जैसे मैंने कहा कि पीएच जब डिके की साइड जाता है तो आपका पीएच एसिडिक हो जाता है और जब आपका रीमिनरलाइजेशन होता है तो आपके ओरल कैविटी का पीएच अल्कलाइन हो जाता है। तो टूथपेस्ट इसलिए दिया जाता है, जब हम देखते हैं कि बहुत सारी कैविटीज़ हैं ओरल कैविटी में तो हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे टूथपेस्ट लें जहाँ पर अल्कलाइन पीएच मेंटेन हो। एक तो ओरल हाइजीन हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं पेशेंट को कि ओरल हाइजीन मेंटेन करें, जिससे वो ओरल, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लश हों, सलाइवा शुगर फ्री च्युइंगम्स देते हैं जो सलाइवा को एक्टिवेट करते हैं। दूसरा ओरल हाइजीन पर मेंटेन करते हैं और कैविटीज़ हैं उनको क्लोज करते हैं।
साथ में हम उनको टूथपेस्ट देते हैं जो रीमिनरलाइज करें, पीएच को एसिडिक से रीमिनरलाइज। जब रीमिनरलाइज, अगर सलाइवा में पीएच अल्कलाइन है तो ये इस सॉल्ट्स को डीमिनरलाइज जहाँ पर हुआ है वो रीमिनरलाइज हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में हम रीमिनरलाइज्ड टूथपेस्ट देते हैं। सेंसिटिव टूथपेस्ट रीमिनरलाइज्ड टूथपेस्ट होते हैं। ये टूथपेस्ट में फ्लोराइड का क्या कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब? फ्लोराइड रीमिनरलाइजेशन करता है। सर्टन टूथपेस्ट हैज़ पोटेशियम नाइट्रेट ऑल्सो। हर टूथपेस्ट में रीमिनरलाइजेशन एजेंट नहीं होते। पोटेशियम नाइट्रेट जो है नर्व को डीपोलराइज करता है। नर्व डीपोलराइज होने से पेन नहीं होता, सेंसिटिविटी नहीं होती। लेकिन डीपोलराइजेशन के बाद आपको ऐसे एजेंट यूज करने होते हैं जिससे वो टिब्यूल क्लोज हो जाए। टिब्यूल अगर क्लोज होगा तब आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। ये हर्बल टूथपेस्ट बहुत आजकल मार्केट में है, जिसमें किसी में मिंट है तो किसी में कोई और जड़ी बूटी है, क्या ये ठीक है? हर्बल टूथपेस्ट में एब्रेसिव कंटेंट ज़्यादा होता है। सो आपको उस पर ध्यान रखना है कि एब्रेसिव कंटेंट ज़्यादा ना हो। अगर एक्सेसिव एब्रेसिव कंटेंट है तो वो एनामल को, जैसे मैंने कहा, एनामल इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द टूथ स्ट्रक्चर। अगर उस लेयर को आपने हटा दिया तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि वो डेंटाइनल टिब्यूल्स को एक्सपोज करेगा, डेंटिन को एक्सपोज करेगा। सो हर्बल टूथपेस्ट with caution, with the recommendation of dentist should be used, otherwise आपको हर्बल टूथपेस्ट यूज़ नहीं करने हैं। इसके साथ ओरल हाइजीन की और बात करें तो माउथ वॉश को भी आजकल हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि अगर हमने ब्रश नहीं किया तो माउथ वॉश कर लेते हैं। माउथ वॉश में भी एक अल्कोहलिक है, एक नॉन अल्कोहलिक है, तो क्या सही है? माउथ वॉश, अगर आपका स्केलिंग हुआ है तो माउथ वॉश रिकमेंडेड है, या फिर सर्जरी हुई है तब माउथ वॉश इंडिकेटेड है। हम रूटीनली माउथ वॉश के लिए एडवाइस नहीं करते। माउथ वॉश अगर रिपीटेडली रेगुलरली यूज्ड करेंगे तो आपके जो गम्स हैं वो फाइब्रस हो जाएंगे। सो माउथ वॉश, और कई माउथ वॉश में क्लोरहेक्सिडिन होता है, और वो माउथ वॉश सिर्फ सर्जरी के बाद यूज़ किया जाता है फॉर 1 वीक ओनली। इफ़ यू यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपके दांत को वो ब्लैक डिस्कलरेशन कर देते हैं। और वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, अलग-अलग टाइप के वाटर फ्लॉसर आ रहे हैं, तो वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल करना क्या ठीक है? वाटर फ्लॉसर तभी यूज़ करते हैं जैसे इंटरडेंटल एरियाज़ में क्राउन है, तो क्राउन के कंटूर्स ठीक नहीं होते तो हम रिकमेंड करते हैं वाटर फ्लॉसर के लिए। नॉर्मली वाटर फ्लॉसर इज़ नॉट इंडिकेटेड इफ़ यू हैव अ हेल्दी टूथ। वाटर फ्लॉसर इज़ नॉट इंडिकेटेड। इसके साथ-साथ पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है, हमें पता है, लेकिन आजकल हम पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो मुँह में सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस इन माउथ। क्या ड्राइनेस इन माउथ कैन लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ डेंटल एरिया? यस, मैंने जैसे कहा कि रात में सलाइवा कम हो जाता है और बैक्टीरियाज को ज़्यादा मिल जाता है फूड डेब्रीज पर एक्ट करने का। वैसे ही अगर ड्राई माउथ है, सो यू हैव टू लुब्रिकेट, यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। रात को कभी-कभी जो लोग सोते हैं वो मुँह खोलकर सोते हैं, क्योंकि नाक से अगर नहीं आ रही साँस तो मुँह से लेने की कोशिश की जाती है और फिर उससे भी ड्राइनेस इन माउथ होती है। और लेकिन उससे निपटने के लिए एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, माउथ टेपिंग ट्रेंड। यानी कि रात को आप मुँह पे सर्जिकल टेप लगा लीजिए, आपका मुँह बंद रहेगा, आप नाक से फ़ोर्सफुली साँस लेंगे। ये कितना ठीक है डॉक्टर साहब? ये बहुत गलत तरीका है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर, क्योंकि इसमें एक फेटल इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि सोते सोते आपको पता नहीं होता कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर आपने माउथ ब्रीदर्स हैं, माउथ ब्रीदर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से आपका माउथ ब्रीदिंग होता है। और माउथ ब्रीदर्स अब अपने मुंह पे टेप लगा देगा तो वो ब्रीदिंग कैसे करेगा? और साथ ही साथ कई ऐसे भी लोग हैं जो सोते हैं तो उनके दाँत कटकटाते हैं और कहते हैं कि जो दाँत कटकटाते हैं वो दाँत का इरोजन भी धीरे-धीरे होता जाता है। तो ये दाँत कटकटाते क्यों हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, इरोजन और एट्रीजन और एब्रेशन, ये 3 वर्ड्स हैं। आपका क्वेश्चन पर आती हूँ कि किटकिटाना, अगर ऐसी सिचुएशन पता चल गई है, सो उस सिचुएशन में हम नाइट गार्ड्स देते हैं, सो दैट अगर वो किटकिटाएगा भी तो वो नाइट गार्ड घिसेगा, दाँत नहीं घिसेगा। बात कर लेते हैं अब खुशी की भी, हँसी की भी। खुश होते हैं तो हम हँसते हैं। लेकिन आज
हँसी के भी पैमाने बदल गए हैं, खुश रहने के भी पैमाने बदल गए हैं और इस मुस्कुराहट को भी हम खरीद रहे हैं एक डेंटिस्ट से, जिसे कहा जा रहा है आर्टिफिशियल स्माइल। और इन दाँतों की भी अलाइनमेंट के लिए इनविसालाइन कहा जा रहा है। अब ये क्या नई-नई शब्द, नई-नई टर्मिनोलॉजी आ रही है जहाँ हम आर्टिफिशियल स्माइल के ज़रिए अपनी इस हँसी के पैमाने को बदल रहे हैं। देखिए, आर्टिफ़िशियल स्माइल तो आपको अच्छा अपीयरेंस दे देगा, लेकिन जो मानसिक तरीके से जो आप दिल से स्माइल करते हैं, उसकी रौनक ही कुछ और होती है। आर्टिफ़िशियल स्माइल से डेंटिस्ट आपको नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर, शेप, स्पेसिंग क्लोज़ कर देगा, लेकिन खुशी अंदरूनी होनी चाहिए। आर्टिफ़िशियल स्माइल आपको खाली लोगों को दिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो हँसी है, वो अंदर की हँसी इम्पॉर्टेंट है। जी। जाते-जाते 5 ऐसे फूड जो डेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कच्चा खाइए, जैसे ककड़ी, गाजर, मूली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेश फ्रूट्स, आप नेचुरल शुगर लीजिए, एप्पल है, बनाना है, दीज़ आर नेचुरल, इट हैज़ ऑल नेचुरल शुगर्स। आप शुगर को अवॉइड कीजिए, जो सिंथेटिक शुगर है उसको अवॉइड कीजिए, आप नेचुरल फूड को प्रेफ़र कीजिए। मेरा प्रेफ़रेंस ये है कि आप नेचुरल की साइड जाइए, आर्टिफ़िशियल की साइड ना जाइए। 5 ऐसे डेंटल साइंस जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सेंसिटिविटी, tooth discoloration, decay, tooth mobility, and any ulcer in the oral cavity. बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और ओरल हेल्थ से जुड़ी सभी मिथ्स को दूर करने के लिए, हटाने के लिए। Thank you so much. तो ये तो थी हमारे साथ डॉक्टर सीमा यादव, जिन्होंने आज ओरल हेल्थ और डेंटल हेल्थ के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, लाभकारी लगी होगी। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।